कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे अपने संडे टेस्ट 12 की डिस्कशन। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है हमारा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो स्टूडेंट न्यूटन ने कहा था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है? आइसोथर्मल प्रोसेस का ये मतलब है कि कंप्रेशन के दौरान जो है वो हीट एनवायरनमेंट में चली जाती है और रेयरफेक्शन के दौरान हीट जो है वो वेव के अंदर वापस आ जाती है। तो इस हिसाब से वेव का जो टेम्परेचर है, वेव का टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कंप्रेशन के दौरान इंक्रीज करेगा, लेकिन रेयरफेक्शन के दौरान उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इस सारी नॉलेज के हिसाब से अगर हम ये एमसीक्यू पढ़ें तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस एलिमेंट्स इन द साउंड वेव रिमेन कांस्टेंट, तो ये वाली बात ठीक है। एम्बिएंट सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, नहीं। टेम्परेचर ऑफ बोथ गैस एंड वेव रिमेन, नहीं, ये भी गलत। और गैस टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो ये भी नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट एट 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द रिजल्टेंट इज। तो स्टूडेंट्स अगर ये मैं देखूं तो अगर ये मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये हमारा एक फोर्स ये आ जाएगी, ये हमारी दूसरी फोर्स आ जाएगी, ये हमारी 120 डिग्री पे आ जाएगी, और फिर तीसरी जो है हमारी वो इस तरह से आ जाएगी, ये हमारी 240 डिग्री पे आ जाएगी। तो ये हमारी 3 फोर्सेस बनती हैं। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करें तो क्या होगा? तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया, और ये इस तरह आ गया। तो ये जो है ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आएगा? 0, या इसको बेहतर ऑप्शन होना चाहिए था नल वेक्टर, लेकिन क्योंकि नल वेक्टर नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे? 0 आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अ ब्लॉक मूव 6 मीटर ईस्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एक्टिंग एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, द वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स ये है कि एक ब्लॉक है, तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो 6 मीटर मूव करता है। एक फोर्स लग रही है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमें एंगल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम इस तरह जाएं नॉर्थ की तरफ तो ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंपली अगर हम वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर एफ जो है वो हमारे पास 10 है, डी 6 है, कॉस हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज 30 जाउल। तो ये 30 जाउल हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अ बॉडी फर्स्ट कवर्स 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इन 3 सेकेंड। एक बॉडी गई है पहले ईस्ट में, उसने 100 मीटर कवर किए और उसे टाइम लगा है जी 3 सेकेंड्स का। फिर उसने टर्न अराउंड किया है और उसने 50 मीटर कवर किया है, और अभी जो उसे टाइम लगा है वो उसका 2 सेकेंड है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। तो स्टूडेंट्स अगर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 100 माइनस 50, क्योंकि बॉडी ऑपोजिट आई है। टोटल टाइम हो जाएगा 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 50/5 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि अगर स्पीड होता एवरेज स्पीड तो उसके लिए हम एवरेज डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आ जाता 100 प्लस 50 और टाइम आ जाता 2 प्लस 3,
तो ये हो जाता 150/5, जिसका आंसर आता हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये ख्याल कीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है या एवरेज स्पीड पूछी हुई है, क्योंकि दोनों का आंसर डिफरेंट आता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ बॉडी कंप्लीट्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन रेडियंस टू दैट मेजर्ड इन डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो वन रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, या वो इक्वल होता है 360 डिग्रीज के। तो हमने फाइंड करना है रेडियंस 2 डिग्रीज, तो हम कर लेंगे 2 पाई रेडियन बाय 360 डिग्रीज। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन पर डिग्री। तो पाई बाय 180 है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा। नेक्स्ट सवाल है जी कि 2 balls of same size are dropped from a top of a very tall building. If density of a ball A is greater than density of a ball B, then what can be said about their terminal velocity? अब देखिए स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी की ना दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r, और टर्मिनल वेलोसिटी की दूसरी इक्वेशन है 2g रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स, इनमें से हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि सवाल में डेंसिटी का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये तब की जाती है जब मास का जिक्र हुआ। तो इस हिसाब से v का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है अगर साइज जो है वो कांस्टेंट है, जो कि इस सवाल में मेंशन है, सेम साइज। तो इस हिसाब से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए विल बी मोर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉल ए इज ग्रेटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, 20 waves are produced in a wire of length 10 मीटर, wavelength of the wave produced is। तो स्टूडेंट, वेवलेंथ का ये फॉर्मूला याद रख लें कि टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल लेंथ यहां पर हमें दी हुई है 10 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स 20 है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 या 0.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दिस मींस दैट इफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, देन एक्सेलरेशन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम। बेसिकली ये पूछा हुआ है हमसे कि एक वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होता है, ये बेसिकली हमसे सवाल पूछा हुआ है। और शुरू में हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है कि उसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर में होता है। हमारा भी माइंड यही कहता है कि उसका डायरेक्शन सेंटर में होता है तो वो चेंज नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी मीन पोजीशन है और ये हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अगर बॉडी यहां से गई है इधर, तो उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगी इस तरफ। फिर यहां से जब इधर जाएगी तो एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन होगा। तो ये देखें, इस पॉइंट पे आके एक बार चेंज हुआ। फिर जब बॉडी यहां से यहां आ रही होगी तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होगी, और फिर जब बॉडी यहां से यहां जा रही होगी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहां पर आके दूसरी बार चेंज हुआ। देखें, पहले राइट पे था, फिर लेफ्ट पे हुआ, फिर लेफ्ट पे हुआ और फिर राइट पे हुआ। तो कितनी बार चेंज हुआ, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो टोटल एक वाइब्रेशन में 2 बार एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपी जो है वो सीवी से ग्रेटर क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक वर्सेस आइसोकोरिक की, तो आइसोबैरिक में क्या होता है कि हीट की इक्वेशन होती है W प्लस डेल्टा यू, जबकि आइसोकोरिक में इक्वल होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहां पर अगर मैं डालूं तो यह आ जाएगा mCp डेल्टा टी इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, और यहां पर आ जाएगा mCv डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, या Cp इक्वल हो जाएगा W प्लस डेल्टा यू बाय m डेल्टा टी, और Cv इक्वल हो जाएगा
डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। तो इस हिसाब से देखें सीपी बड़ा है, और किस वजह से? एडिशनल वर्क डन की वजह से, वरना बाकी सारी इक्वेशन सेम है, लेकिन सीपी क्यों बड़ा है? ड्यू टू एडिशनल वर्क डन। और सीवी क्यों कम है? क्योंकि उसमें सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसका आंसर होगा कि सीपी सीवी से इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसमें सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वर्क में भी कन्वर्ट होता है। तो इसका है कि Cp is greater than Cv because at constant pressure all the heat is not converted into internal energy। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, अ वेक्टर हैज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ -2i एंड -2j, एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आप लोगों को एक और भी बात बता देता हूँ कि जब भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल होंगे हमेशा एंगल 45 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने इस तरह से, बस एक शॉर्टकट भी है, वरना आप देख भी लें किस तरह होता है। tan इनवर्स होता है, y बाय x होता है, तो tan इनवर्स 2/2 हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। और वेक्टर्स के बारे में हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा एंड में देखते हैं क्वाड्रेंट। तो यहां पर x भी जो है वो नेगेटिव है, y भी जो है वो नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बना। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा किसके इक्वल होता है? 180 प्लस 5 के। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 225 डिग्रीज, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के, विच स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज करेक्ट? पहला है जी, एनर्जी इज अ वेक्टर विद डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात ठीक ही नहीं हो सकती। ओनली काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट्स टू टोटल एनर्जी, तो ये बात भी नहीं ठीक हो सकती क्योंकि काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। एनर्जी इज अ स्केलर एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये बात ठीक है। और एनर्जी इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये वाली बात भी गलत होगी। तो सिर्फ एक ही है कि एनर्जी एक तो स्केलर है और वो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2r, व्हाट इज द डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड एट मिनिमम, ठीक है। तो ये बोला हुआ है कि एक बॉडी एक सर्कल में घूम रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट 2r है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि अगर एक बॉडी सर्कल से स्टार्ट करती है तो जब वो क्वार्टर सर्कल पे पहुंचती है ना, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है √2r। फिर जब वो हाफ सर्कल पे पहुंचती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 2r। फिर जब वो क्वार्टर सर्कल पे पहुंचती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अगेन हो जाती है √2r। और फिर जब वो कंप्लीट सर्कल करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। तो यहां पे हमें बताया है कि डिस्प्लेसमेंट इज 2r, यानी कि बॉडी जो है वो हाफ सर्कल पे। तो हाफ सर्कल पे डिस्टेंस कितना होता है? तो डिस्टेंस इक्वल होता है 2πr का आधा हिस्सा। तो ये हो जाएगा हमारे पास πr विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 2 clocks आर हैविंग रेडियस सच दैट आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, देन आफ्टर 2 hours वी कैन से दैट। देखिए स्टूडेंट्स, क्लॉक्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि क्लॉक्स की एंगुलर क्वांटिटी सेम होती हैं। देखें, आप दुनिया में कोई भी क्लॉक ले लें, उसमें जो सेकंड हैंड है उसके घूमने की वेलोसिटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो इक्वल होगी, यानी कि इस केस में ओमेगा जो है वो सेम होगा। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो v का r के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, यानी कि अगर आर ए इज ग्रेटर देन आर बी तो वी ए विल बी ग्रेटर देन
वी बी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड इज मोर, ये बात बिल्कुल गलत है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक ए वॉज मोर, तो ये वाली बात ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ बोथ द क्लॉक इज इक्वल नहीं, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट इज मोर, तो ये वाली बात भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि फर्क सिर्फ आएगा लीनियर में, और जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट सवाल है, द मोर द स्पीड ऑफ अ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड अक्रॉस इट बिकम्स। तो स्टूडेंट इस तरह है कि ड्रैग फोर्स की इक्वेशन होती है 6π/r_v, यानी कि ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स होती है, और जितनी ज्यादा ड्रैग फोर्स होगी उतना ज्यादा फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, रैंडम होगा। तो जितनी ज्यादा बॉडी की स्पीड होगी उतना ही फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हेन द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है कि अगर आपकी वेव इस तरफ जा रही है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इस तरह और इस तरह करके वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब जब ये इन द डायरेक्शन करते हैं तो कंप्रेशन बनती है, फिर जब ऑपोजिट करते हैं तो रेयरफेक्शन, फिर जब इन द डायरेक्शन करते हैं तो कंप्रेशन। तो ये देखिए, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, यानी कि इन द डायरेक्शन करेंगे तो कंप्रेशन बनेगी, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन करेंगे तो हमारे पास रेयरफेक्शन बनेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन when it is at a distance n from the mean position is equal to dash if amplitude of vibration is this। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो अगर हम निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमें बताया हुआ है कि हमने फाइंड करना है जी रेशो जब वो एट अ डिस्टेंस n पे है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एन स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू n है, और ये हो जाएगा हाफ के एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के एन स्क्वायर माइनस हाफ के एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के एन स्क्वायर। ये इसके साथ स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज एक्सपेंडेड एंड वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज इक्वल टू 80 जूल। यानी कि एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है। ठीक है, ये थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही आप हीट दे सकते हैं ना ही आप हीट ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है जी कि 80 जूल हमने एक्सपेंशन की है। इंटरनल एनर्जी जो थी वो इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 100 जूल, उसकी थी इंटरनल एनर्जी 100 जूल, हमने 80 जूल एक्सपेंशन की है। ठीक है, तो यानी कि 100 में से 80 कम हो जाएगा, और कितना रह जाएगा, सिर्फ 20 जूल रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी इज ए बी, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इज इक्वल टू। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह है कि अगर ए डॉट बी जो है उसका आंसर ए बी आए तो इसका मतलब होता है कि एंगल 0 डिग्री है, और अगर ए क्रॉस बी का आंसर ए बी आए
तो उसका मतलब होता है कि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ए डॉट बी का आंसर ए बी है जैसे कि सवाल में मेंशन है, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो वो होगा ए बी साइन 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा 0 इंटू यूनिट वेक्टर एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। यहां पर यह ख्याल रखिएगा कि जीरो भी है और नल वेक्टर भी है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो इसका आंसर होगा नल वेक्टर, ना कि जीरो। नेक्स्ट सवाल है कि टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम मैग्नीट्यूड p बट दे हैव डिफरेंट masses, विच वन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट बेसिकली हमें तीन चीजें दी हैं, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मास। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी और मास का जो है वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अगर मास m1 कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो विच वन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आंसर होगा लाइटर वन। लाइटर वन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग विद। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एक सवाल है जो कि थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये भी जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप है, ये भी जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। इधर अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इधर भी अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वेलोसिटी का चेंज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, या वो यूनिफॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से हमें सिर्फ वेलोसिटी पता चल सकती है, इससे हमें एक्सेलरेशन नहीं पता चल सकती। और इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्योंकि डिक्रीजिंग पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। तो कैन बी ऑल इसका आंसर हो जाएगा कि इन तीनों ऑप्शंस में हमें यही समझ आ रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लीनियर वेलोसिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। अच्छा, अब ये बात ख्याल रखनी होती है हमें स्टूडेंट्स कि जो हम लिखते हैं ना v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखा जाता है। आप v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। इसी तरह s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r होता है और a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r होता है, ठीक है। हम इसके ऑपोजिट नहीं लिख सकते क्योंकि वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो लीनियर वेलोसिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाली बात गलत है। लीनियर वेलोसिटी इज डॉट प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल टू। सबसे पहले हमें यह समझने की पड़ेगा कि फ्लो रेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्लो रेट इक्वल होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्लो रेट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू v बाई टी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये वाली बात तो ठीक है, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को तो कहते ही फ्लो रेट है। तो ए ऑप्शन भी ठीक है हमारा और बी ऑप्शन भी ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के मैंने साउंड इंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग चेंजेस। अब इसमें हमारी ख्याल रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास मीडियम चेंज होता है किसी भी वेव का, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है
और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो गई तो v और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब भी मीडियम चेंज होगा, चाहे लाइट का चाहे साउंड का, हमेशा जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 24 सेकेंड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 मीटर, देन टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू मूव फ्रॉम मीन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। ये सबसे पहले सवाल समझ लें स्टूडेंट। सवाल ये है कि अगर ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, और कितना है, 2 मीटर है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि 1 मीटर यानी कि एक्स नॉट बाय 2 से मीन तक के बीच का टाइम कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, मीन और एक्स नॉट बाय 2 के बीच का जो टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड बाय 12, और एक्सट्रीम और एक्स नॉट बाय 2 तक का जो टाइम होता है वो होता है t बाय 6। तो यहां पर टाइम पीरियड हमें 24 दिया हुआ है, तो 24 बाय 12 हमारे पास 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मोस्ट एफिशिएंटली कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क, यानी कि सारी की सारी हीट आपकी वर्क में कब कन्वर्ट होगी, जब आपके पास इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। और इंटरनल एनर्जी का चेंज कब जीरो होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब आइसोथर्मल सिस्टम होगा तो सारी की सारी हीट किस में जाएगी, वर्क में जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, इस तरह है कि ए क्रॉस ए अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा एन। तो ये हो जाएगा जी ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू एन यानी कि नल वेक्टर। लेकिन यहां पर हमसे पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि a body placed at infinity has absolute gravitational potential energy equal to 0 if this body is lowered। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कहा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम बॉडी को नीचे लेके आएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और 0 से डिक्रीज होके वो किधर जाएगी, -1 -2 -3 -4 इस तरह करेगी। तो इट विल डिक्रीज फ्रॉम 0 एंड बिकम नेगेटिव। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के फोर्स ऑफ 2i + 3j एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट गेन्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच, देन द पावर इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स यहां पर हमारी है 2i + 3j, वेलोसिटी हमारी है 3j + 2k। तो यहां पर मैं देखूं तो i के साथ कुछ भी नहीं है तो 0, j के साथ 3 है, और k के साथ भी कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 + 9 + 0 विच इज इक्वल टू 9 वॉट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी स्टूडेंट्स के, इफ अ रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू vi/2g where vi is the velocity of projection and g is the gravitational, then angle of projection for this projectile is। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप कहें कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है, तो वो होती है जी 45 डिग्री पे, और किसके इक्वल होती है, vi²/g। तो अगर रेंज जो है वो हमारे पास है vi²/2g, तो इसका मतलब है कि हमसे पूछा हुआ है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगी। तो हमें ये बात पता है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज होती है 15 डिग्री पे। अब ये प्रूफ भी कर लेते हैं, r इज इक्वल टू vi² sin 215 डिवाइडेड बाई g। ये हो जाएगा vi² sin 30/g। sin 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा vi²/2g। तो vi²/2g कितने एंगल पे होता है,
15 डिग्रीज पे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल फॉर अ वर्टिकल पाइप विद यूनिफॉर्म डायमीटर एंड वेरिंग हाइट। वेरिंग हाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, क्योंकि वेरिंग हाइट का मतलब है कि हमारे पास एक इस तरह का पाइप है जिसका एरिया जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट हो रही है। एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब अगर हम बर्नौली इक्वेशन लिखें, P इज इक्वल टू P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर H1 स्क्वेयर, और P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी H2। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा और पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। ठीक है, तो अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लो डैश विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द पाइप। तो स्टूडेंट्स देखें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो ये होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है हाफ रो वी स्क्वायर के, और हाफ रो वी स्क्वायर वाला फैक्टर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। क्यों? क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट है। तो इसका क्या आंसर है, रिमेन सेम, वो नहीं चेंज होगा, सिर्फ हाइट वाला फैक्टर चेंज होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा। नेक्स्ट है, ड्यू टू एंड इफेक्ट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वी से वेवलेंथ ऑफ अ फंडामेंटल नोट इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम तो ये कहते हैं कि क्लोज पाइप में ये लेंथ है और ये लेंथ इक्वल है लेमडा बाय 4 के, या लेमडा इक्वल है 4L के। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में इस तरह होता है कि जब हम ट्यूनिंग फोक रखते हैं तो हम बिल्कुल उसके साथ टच करके नहीं रख सकते, हम रखते हैं थोड़ा गैप से, और उस गैप की वजह से ये देखें 4L तो इस जगह पे पूरा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा भी तो बन रहा है। तो वेवलेंथ इज मोर देन 4L, स्लाइटली मोर देन 4L, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम एंड इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिस्क्राइब्स लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम होता है जीरोथ लॉ, और जीरोथ लॉ कहता है कि हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली, ये वाली बात गलत है, ये हमारे पास सेकेंड लॉ है। हीट कैन ओनली फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये भी हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आखिरी है जी, हीट कैन नॉट फ्लो बिटवीन बॉडीज ऑफ सेम टेम्परेचर, तो ये वाली बात ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो जीरोथ लॉ को बता रहा है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम को, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी के सेम प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून विद आइडेंटिकल यू एंड थीटा, इग्नोरिंग एयर, हाउ डज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो इक्वल होता है अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे वर्टिकल कंपोनेंट का पूछा हो तो वो होता है अंडर रूट 2h बाई जी। तो इस हिसाब से g कम होगा तो v ज्यादा होगा, लेकिन ये किसके लिए है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो Vx जो है वो इंडिपेंडेंट है और Vx जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन को चेंज करने से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अनचेंज्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इफ आयोटा क्रॉस सेक्शन एरिया इज 3 centimeter square and the combined area of the capillaries is this much and the mean aortic speed is this much, the mean capillary speed is close to। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपली हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल है, a1 a2 इज इक्वल टू a2 v2। यहाँ पर हमसे पूछा है मीन स्पीड ऑफ द कैपिलरीज, यानी कि v2 अगर हमने फाइंड करना है तो a1 v1 डिवाइडेड बाय a2 हो जाएगा। a1 जो है वो हमारे पास है ये आयोटा हो गया, तो a1 की स्पीड हमें दी हुई है 1,
A1 का एरिया दिया हुआ है हमें 3, यहाँ पर हमें A2 दिया हुआ है 2400। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ जो कि हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि मैंने मैसिव बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ वेरी लाइट बॉडी एट रेस्ट, कंसिडरिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी कितनी होगी। तो स्टूडेंट इस तरह है कि जब एक मैसिव बॉडी जाती है वेलोसिटी v से और एक लाइट बॉडी को स्ट्राइक करती है जिसकी रेस्ट पे जो बॉडी, तो ये वाली बॉडी जो है आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन जो छोटी वाली बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 2 टाइम्स हो जाती है बड़ी बॉडी के। यानी कि अगर ये 10 से था और ये 0 से था तो आफ्टर कोलिजन ये 20 से मूव करने लग जाएगा, लेकिन ये 10 से ही मूव करेगा। यानी कि इस तरह से कंसिडर करें कि एक ट्रक एक बाइक को मारेगा तो बाइक उड़ के आगे जाएगी जबकि ट्रक अपनी स्पीड से ही कंटिन्यू करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2V ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर वाइब्रेटिंग इन फॉर्म ऑफ 5 लूप्स, देन द वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड इन द स्ट्रिंग इज। तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ स्ट्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो उसका लेमडा का फॉर्मूला होता है L/N। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ कितनी है 5 है डिवाइडेड बाय 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और 2 मीटर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे संडे टेस्ट 12 की डिस्कशन फुल कोर्स के। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने सेकंड ईयर फुल सिलेबस के साथ। थैंक यू।